दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इनोवेशन में। तो दोस्तों, आज हम जो है अपना नेक्स्ट उपन्यास पढ़ने जा रहे हैं। आज के हमारे उपन्यास का शीर्षक है बाणभट्ट की आत्मकथा। तो आपको पता ही है कि ये उपन्यास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो प्रथम प्रकाशन जो है इसका 1946 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन दिल्ली द्वारा किया गया। नवीन प्रकाशन की बात करें तो 1 सितंबर 2010 को जो इसका नवीन प्रकाशन हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये उपन्यास है। जन्म की बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी के तो 19 अगस्त 1907 ईस्वी में जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 19 मई 1989 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। 1957 में जो है पद्म भूषण की जो है उपाधि प्राप्त की इन्होंने। 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो किस निबंध संग्रह के लिए मिला है? आलोक पर्व के लिए। ये याद रखना कब मिला है? 1973 ईस्वी में। बचपन का नाम इनका वैद्यनाथ द्विवेदी था। तो ये भी कभी कभी जो है पूछ लिया जाता है। द्विवेदी जी के अन्य उपन्यासों की बात करें तो चारू चंद्र लेख 1963 ईस्वी में, पुनर्विवाह 1973, अनाम दास का पोथा जो है 1976 में जो है हुआ है। तो इसका ये भी आपने याद रखना उपन्यास। इनके अन्य उपन्यास भी प्रकाशन वर्ष के अनुसार। महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक ऐतिहासिक उपन्यास है। तो ये कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। यह आत्मकथा के रूप में लिखा गया हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें ऐतिहासिक पात्रों के साथ काल्पनिक पात्र भी हैं। यह राजा हर्षवर्धन के दरबारी बाणभट्ट के जीवन पर आधारित है। तो किसके दरबारी पर आधारित है? हर्षवर्धन के दरबारी बाणभट्ट पर आधारित उपन्यास है। उपन्यास के में जो है अनेक उत्सवों, त्योहारों, नृत्य, ज्ञान, जन्मोत्सव आदि का भी जो है वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है निपुणिका जो है। निपुणिका की बात करें तो एक अस्पृश्य जाति की कन्या है जिसका विवाह जो है कांदविक वैश्य के साथ हुआ। विवाह के जो है एक वर्ष बाद वह विधवा हो जाती है या बाणभट्ट से जो है प्रेम करती है। इसके अतिरिक्त महामाया है, अघोर भैरव है, सुचरिता आदि जो है इसके पात्र हैं। तो इसके बाद अगर बात करें तो कथानक की बात करें तो इसका जो है मेन पात्र जो है आ गया आपका बाणभट्ट। उसके बाद जो है निपुणिका है और अन्य पात्रों में महामाया, अघोर भैरव, सुचरिता आदि। कथानक की बात करें तो बाणभट्ट की आत्मकथा में जो है 7वीं सदी के भारत की राजनीतिक स्थिति का निरूपण हुआ है। उस समय उत्तर भारत पर हुणों का आक्रमण हुआ था और कोई भी बड़ी शक्ति उसका प्रतिरोध कर सकने में सक्षम नहीं थी। स्थानीश्वर के शासक हर्षवर्धन, स्थानीश्वर का जो शासक था वो हर्षवर्धन था और बाणभट्ट उन्हीं का दरबारी कवि था। रमेश कुंतल मेघ ने जो है भौगोलिक यात्राओं के आधार पर उपन्यास के कथानक को जो है 5 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण में स्थानीश्वर में बाणभट्ट और निपुणिका की भेंट होती है। इस भेंट में निपुणिका बताती है कि छोटे राजकुल भट्टिनी बंदिनी हैं तथा वह किसी तरह उसे वहां से निकाल ले आए। तब बाण स्त्री वेश में राजकुल में जाकर भट्टिनी को ले आता है। तो प्रथम चरण में ये है। तो ये भी याद रखना है कौन सा कथानक जो है, कौन सी कथा वस्तु जो है कौन से चरण में है। द्वितीय चरण की बात करें तो कई लोगों की सलाह लेकर बाणभट्ट भट्टिनी और निपुणिका को गंगा में नौका द्वारा मगध की ओर प्रस्थान करता है। चुनार के किले दुर्ग के पास जाकर नौका पर कुछ डाकुओं का आक्रमण होता है। तब भट्टिनी और निपुणिका गंगा में कूद जाती हैं। बाण दोनों को बचा लेता है। बाद में तीनों लेरिक देव नामक अधीर सामंत के घर आवास का वर्णन द्वितीय चरण में है। तृतीय चरण की बात करें तो दोनों को सामंत के यहाँ छोड़कर वह हर्ष के दरबार में आता है और अपनी प्रतिभा कौशल भरोसे पर हर्ष के दरबार में राजकवि हो जाता है। बाद में बाण द्वारा भट्टिनी को स्थानीश्वर आमंत्रित करना तथा भट्टिनी का स्वतंत्र रानी की तरह रहना आदि का वर्णन जो है तृतीय चरण में हुआ है। चतुर्थ चरण की बात करें तो
इसमें हमें यह दिखाई देने लगता है कि भट्टिनी कोई मामूली महिला नहीं है, बल्कि यह आर्यवर्त की भारतवर्ष की रक्षिता शक्ति है तथा इसी के कारण भारतवर्ष की रक्षा हो सकती है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो लास्ट चरण में 5वें चरण की बात करें तो बाणभट्ट भट्टिनी और निपुणिका का पुनः स्थानेश्वर आना तथा हर्ष के दरबार में पुनः एक बार रत्नावली नाटक का मंचन होना। इस नाटक के समापन होने पर जो है मंच पर ही निपुणिका का प्राणांत हो जाता है। अतः बाणभट्ट अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तुवर मिलिंद प्रतापी सम्राट तथा अद्भुत पुत्री भट्टिनी को जो है अपने घर छोड़ने चला जाता है। अब इस उपन्यास में जो है विशेष की बात करें तो बाणभट्ट ने उपन्यास में कई स्थानों पर यह कहा है कि नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। तो ये भी याद रखना कि ये किसका कथन है, तो बाणभट्ट का जो कथन है ये नारी के प्रति, नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। सियारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कुलषित नहीं होती और चरित्रहीनों के बीच वास करने से सरस्वती कलंकित नहीं होती। तो ये भी कथन जो है बाणभट्ट का है। बाणभट्ट स्वयं ब्राह्मण था तथा कहता है कि और ब्राह्मण पर तुम्हारा क्रोध व्यर्थ है, वह न भिखारी होता है न महासिंध विग्रही, वह धर्म का व्यवस्थापक होता है। तो ये भी जो है बाणभट्ट का कथन है। द्विवेदी जी ने जो तत्कालीन वातावरण प्रस्तुत करने के लिए संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। जैसे उपन्यास के प्रारंभ में लिखा गया है कि अथ बाणभट्ट की आत्मकथा लिख्यते। संपूर्ण उपन्यास जो है 20 उच्छ्वासों में विभक्त है। भाषा शिल्प की बात करें तो विशेषणों की प्रचुरता है इसमें, घटनाओं का बिगड़ा क्रम, अतः यूँ कहें कि यह कथा द्विवेदी जी ने जो है डायरी शैली में लिखी है। तो ये भी याद रखना कि डायरी शैली में लिखी है। डायरी शैली से घटनाओं के क्रम ऊपर से नीचे हो जाता है, क्रम से बात नहीं लिखी होती है। नेक्स्ट है ये चित्रात्मक भाषा है, इसमें लंबे लंबे पदवध हैं, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है। थंडिल, पुष्पस्तबक, कुसुमास्तंग्रन, सांस्कृतिक भाषा, इसमें अलंकारिक भाषा का भी जो है इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये था हमारा उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा। तो ये उपन्यास जो है यहीं समाप्त हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।